नमस्कार, मैं प्रिया। स्वागत है आपका हिंदी अध्ययन विद प्रिया चैनल पे। इसके पहले के वीडियो में हमने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और पाली भाषा को पढ़ा था। आज हम प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाएं आती हैं, तो वो जो है वो तीनों को सम्मिलित रूप से प्राकृत ही कहा गया है, प्राकृत भी कहा गया है, सॉरी। और प्राकृत की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। पहला जो है वो प्राकृत प्राचीनतम जन भाषा है और दूसरा है वो प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो अब दोनों मतों के बारे में कुछ कुछ विचार विद्वानों के दिए गए थे। तो प्राकृत जो है वो प्राचीनतम जन भाषा है। इसके बारे में भी कुछ कुछ लिखा हुआ था जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो उसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया। और उसमें से उठा के मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो है कि नमी साधु ने रुद्रट के काव्य अलंकार पर टीका लिखा है। तो रुद्रट का रचना है काव्य अलंकार, उस पर टीका लिखा है नमी साधु ने। ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। और वाक्यपति राज की रचना है गौड़ बहो, और गौड़ बहो में उन्होंने इस मत के बारे में लिखा है प्राकृत प्राचीनतम जन भाषा है। इस मत के बारे में लिखा कि जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती है और प्राकृत से ही निकलती है। आगे चलेंगे। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, जिसमें हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र का मत है कि प्रकृति या मूल संस्कृत और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। मतलब ये एक तरह से प्राकृत को संस्कृत से निकला हुआ भाषा बोल रहे हैं। और ये संस्कृत में जो दिया हुआ है इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् अनंतवा प्राकृतम, ये संस्कृत से निकला हुआ प्राकृत को मान रहे हैं। ये संस्कृत वाला भी आप एक बार देख लीजिएगा जो उनका कोटेशन है। दूसरा नंबर मत है वो है मार्कंडे का। इन्होंने प्रकृति संस्कृत तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। तो प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। तो ये भी एक तरह से संस्कृत से ही उत्पन्न इसको मान रहे हैं। और मार्कंडे का जो रचना है उसका नाम प्राकृत सर्वस्व है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर जो है वो है वासुदेव। प्राकृत संजीवनी इनका जो रचना है उनका रचना का नाम है वासुदेव का, और वो बोलते हैं कि प्राकृत की जननी संस्कृत है। और इसके बारे में यहाँ पे देखिएगा कि योनि शब्द का यूज है, इसे आप जोड़ लीजिएगा। प्राकृत की जननी संस्कृत है, और ये किसका मत है? तो वासुदेव का है, और वासुदेव की रचना का नाम प्राकृत संजीवनी है। के पेज पे जाएंगे। प्राकृत संकृत्यास्तु विकृति प्रकृति मतः, अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत है। ये लक्ष्मीधर ने कहा है अपनी रचना जो इनकी है षड भाषा चंद्रिका, उसमें कि संस्कृत की विकृति प्राकृत है। ठीक है। पांचवा नंबर जो मत है वो है सिंह देवमणि का, और इन्होंने प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है, मतलब ये भी संस्कृत से ही आगत मान रहे हैं प्राकृत को। तो ये जो मत थे वो प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, उसके बारे में विद्वानों के मत थे। और आगे हम देखेंगे कि प्रायः सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। और द्वितीय प्राकृत को, यानी कि प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया। नाट्य शास्त्र इनका रचना है भरत मुनि का। आगे देखेंगे कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य तथा 7 गौण विभाषा की चर्चा की है, जो अग्रांकित है, जिसमें मुख्य प्राकृत ये है और ये गौण विभाषा है। तो मुख्य प्राकृत में मागधी,
अवंतीजा, प्राच्या, सुरसेनी को सौरसेनी के नाम से भी जानते हैं, अर्धमागधी, बाहलिक और दक्षिणात्य, इसे महाराष्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य प्राकृत में कौन कौन से हैं? मागधी है, अवंतीजा है, प्राच्या है, सुरसेनी है, अर्धमागधी है, बाहलिक है और दक्षिणात्य है। वहीं गौण विभाषा की जो चर्चा करते हैं उसमें शाबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा और वनेचरी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि 7वीं शताब्दी का आता है। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है, इसमें 12 परिच्छेद है। ठीक है, तो प्राकृत व्याकरणों में मतलब ये प्राकृत के व्याकरण लिखने वाले, इनको है व्याकरण ऐसा बोला जाता है। तो प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम किनका आता है? वररुचि का आता है और इनका समय है वो 7वीं शताब्दी है और इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है और इसमें 12 परिच्छेद हैं। आगे के पेज पे चलेंगे। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्री है, पैसाची है, मागधी है और सौरसेनी है। और हेमचंद्र आगे इन्होंने इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे प्राकृत व्याकरण, उन्होंने प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है। ये वररुचि ने 4 किया। उसके अलावा पहला है आर्षी, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश। आगे देखेंगे कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ेंगे। हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है, यानी कि यहाँ पे जो चूलिका पैसाची दिया हुआ है इसको आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्री का मूल स्थान महाराष्ट्र है और व्याकरणों ने इनको आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। डॉक्टर हार्डले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है और महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। ये डॉक्टर हार्डले के अनुसार है कि महाराष्ट्री जो है वो महान राष्ट्र की भाषा है और महान राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं? एक राजपूताना और दूसरा मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे। जॉर्ज गियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। जॉर्ज गियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। आगे देखेंगे। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया है। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत जहाँ पे उन्होंने 7 पीछे देखते हैं मुख्य प्राकृत की चर्चा की थी। यहाँ पे दक्षिणात्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। दक्षिणात्य ये वाला, वही दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए किया है, मतलब इसको महाराष्ट्री के संबंध में भी प्रयोग किया जाता है इसका। अवंती और बाहलिक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा में अंतर्भूत है। कौन कौन सा? तो अवंती और बाहलिक। कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बाहलिक है, ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्रीय भाषा में अंतर्भूत है। आगे डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का भी मत है कि महाराष्ट्री प्राकृत सौरसेनी का ही विकसित रूप है। ये एक मत है डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का महाराष्ट्री प्राकृत के बारे में कि महाराष्ट्री प्राकृत जो है वो सौरसेनी का ही विकसित रूप है। आगे के पेज पे चलते हैं। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। तो आचार्य दंडी का रचना है काव्यादर्श, ठीक है। और महाराष्ट्री प्राकृत क्या है? प्राकृत का ही एक भेद है। इसको इन्होंने सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है।
आप यहाँ पे इन्होंने जो संस्कृत में जो बोला है, इसमें प्रकृष्टम देख सकते हैं। प्रकृष्टम से आप इसको जोड़ सकते हैं। एक मिनट, प्रकृष्टम से आप इसको जोड़ सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट बोला है। ठीक है, आगे देखेंगे कि महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित है, जिसमें पहला है राजा हाल कृत गाहा सतसई, जिसको गाथा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है। प्रवरसेन कृत रावण वहो सेतुबंध भी इसको जाना जाता है। और वाक्यपति राज का गौड़ वहो गौड़वध के नाम से भी इसको जानते हैं। जय वल्लभ कृत वज्जालग और हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित। ये इम्पोर्टेंट है कि हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित जो रचना है, वो उसकी जो भाषा है वो क्या है, महाराष्ट्री प्राकृत है। ठीक है, ये अब इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। तो इस सूरसेन तो इसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है, और इसके अलावा मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। हाँ, मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। और डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। डॉक्टर पिसेल जो है वो सौरसेनी प्राकृत का विकास दक्षिण से स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सौरसेनी मूलतः नाटकों की गद्य की भाषा थी। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। और आचार्य भरत मुनि ने लिखा है, मिटा देते हैं इसको, आचार्य भरत मुनि ने लिखा है सौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, भरत मुनि का रचना ना नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में उन्होंने जो भी नाटक के बारे में जो भी सिद्धांत उद्धांत बताए हैं, तो नाटक से आप इसको जोड़ सकते हैं, जो इन्होंने कहा है सौरसेनी के बारे में। सौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके, ये भरत मुनि का कोटेशन है सौरसेनी प्राकृत के बारे में। ठीक है, आगे के पेज पे चलते हैं। वररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। कौन से रचना में, तो प्राकृत प्रकाश में। वररुचि की रचना है ना प्राकृत प्रकाश, सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल मानना, यानी कि ये सौरसेनी प्राकृत को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आगे पढ़ेंगे पैसाची प्राकृत। तो पैसाची प्राकृत को पैसाची की, पैसाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। आगे जॉर्ज गियर्सन ने पैसाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वासस्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। ठीक है, लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। लक्ष्मीधर, इनका रचना का नाम है षड भाषा चंद्रिका। ठीक है, इसमें ही इन्होंने पैसाची भाषा का मतलब पैसाची प्राकृत के बारे में बताया है कि पैसाची भाषा का प्रयोग जो है वो राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए किया जाता था। मार्कंडे, उनका रचना है प्राकृत सर्वस्व में केकई पैसाची, सौरसेनी पैसाची और पांचाल पैसाची। इन 3 प्रकार की पैसाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे के पेज पे चलते हैं। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडे ने सौरसेनी से मागधी की उत्पत्ति बताई है। मागधी सौरसेनीतः, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, मगध देश की भाषा है मागधी, और मार्कंडे ने सौरसेनी से मागधी की उत्पत्ति मानी है। मागधी को के शाकाहारी, चांडाली और साबरी, ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी के प्रकार हैं शाकाहारी, चांडाली और साबरी। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा कि प्राकृत का प्राचीनतम रूप कौन से प्राकृत का, मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी ये। और अर्ध मागधी प्राकृत के बारे में
के संबंध में जॉर्ज गियर्सन ने बताया कि यह मध्य देश सुरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा थी। और श्री जिंदा शगनी महत्तर 7वीं शताब्दी, इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम निशित चूर्णी है। अर्धमागधी के बारे में इनका भी कोई मत यहाँ पे दिया हुआ था जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और उनका रचना का जिक्र यहाँ पे था तो इसको मैंने जोड़ दिया है कि निशित चूर्णी जो है वो 7वीं सदी का शगनी महत्तर से श्री जिंदा शगनी महत्तर की रचना है प्रसिद्ध। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है और भगवान महावीर के संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्धमागधी प्राकृत का यूज कहाँ पे हुआ है, जैन साहित्य में हुआ है, और भगवान महावीर जो भी धर्म से जुड़े उपदेश देते थे वो इसी भाषा में निबद्ध है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है। अर्धमागधी को और मतलब इन नामों से पुकारा है, देख सकते हैं, आर्ष, आरसी, ऋषि भाषा और आदि भाषा। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। ये मैंने अलग से ऐड किया था, मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो, कि आचार्य राजशेखर है वो प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहते हैं। आगे के पेज पे चलेंगे। अपभ्रंश यानी तृतीय प्राकृत के बारे में पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है, क्योंकि ये दो तरह की भाषाओं को जोड़ रही है, एक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को, इसीलिए विद्वानों ने इसे संधिकालीन भाषा कहा है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी से स्टार्ट होता है और भाषा का मतलब जो रूप है वो साहित्य में आपको 7वीं से 9वीं शताब्दी तक इसका समय माना जा सकता है। आगे है भर्तृहरि के वाक्य दीपम के अनुसार सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। ये भर्तृहरि हैं, इनका रचना है वाक्य दीपम। उसका यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश नाम दिया था इन्होंने। और संस्कारहीन शब्द का भी यूज किया हुआ है इसमें, तो आप यहाँ पे संस्कारहीन शब्द का यूज है इनका कोटेशन में, इससे आप इसको इरिटेट करके याद रखिएगा। व्याडी की पुस्तक का नाम लक्षस कोतात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। तो ये व्याडी की पुस्तक है, बस इसको इतना आपको याद रखना है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है और महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। तो ये पतंजलि है, ये अपभ्रंश के लिए अपशब्द शब्द का यूज करते हैं और इसका प्रमाणिक प्रयोग कहाँ पे मिलता है, पतंजलि की रचना है महाभाष्य, उसमें मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सो अपशब्दा। ठीक है, जैसे आप कोटेशन आप देखिएगा आपको याद आ जाएगा कि पतंजलि हैं, उन्होंने अपभ्रंश के लिए अपशब्द शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उनका कोटेशन में सो अपशब्दा। ठीक है, आगे मिटा देते हैं इसको। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। इसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। तो अपभ्रंश के लिए विभ्रष्ट शब्द का यूज किया है किन्होंने, भरत मुनि ने, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही ये, एक मिनट, ये और ये इसका ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, प्रमाणिक प्रयोग सर्वप्रथम, और अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आगे के पेज पे चलते हैं हम।
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड 6ठी शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड कवि ने किया। इनका समय क्या है? 6ठी शताब्दी है और चंड कवि की रचना है प्राकृत लक्षण। ये कौन मान रहे हैं? भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी की भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड कवि ने किया है। प्राकृत लक्षण में इनका टाइम है 6ठी शताब्दी। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इसको ध्यान से देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इसमें उसने अपने पिता गुसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये शुक्ल जी का बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। भामा की रचना है काव्यालंकार, एक रुद्रट की रचना भी है काव्यालंकार, ठीक है, और भामा की रचना का नाम भी काव्यालंकार है। तो भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक संस्कृत और प्राकृत के जैसा ही एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णन किया है अपभ्रंश का। और यहाँ पे देखिएगा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है, और त्रिधा मतलब तीनों को काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। तो आप ये कोटेशन इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को न भाषा कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। आचार्य दंडी की रचना काव्यदर्श, इन्होंने समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आचार्य दंडी जो है वो अपभ्रंश के लिए आभीर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काव्यदर्श में। यहाँ पे देखिए आभीर शब्द जो है वो छुपा हुआ है इनका कोटेशन में। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर किसने कहा? तो आचार्य दंडी ने कहा। अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहट, औहट, अवहट आदि नामों से भी अपभ्रंश को पुकारा गया है। और अपभ्रंश को ग्राम भाषा और देसी भाषा किसने कहा है? हेमचंद्र ने कहा है। आभीरोक्ति किसने कहा? भरत मुनि ने कहा है। ये सब भी आप एक बार देख लीजिएगा, ये सब अलग से जोड़ा हुआ है, मुझे कहीं कहीं पर दिखा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसमें यहाँ जोड़ दिया है। आभीरोक्ति शब्द का यूज अपभ्रंश के लिए किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। और देसी भाषा, देश भाषा, ग्राम भाषा ये सब हेमचंद्र यूज करते हैं। और आचार्य दंडी जो है वो आभीर भाषा बोलते हैं अपभ्रंश को। और विभ्रष्ट किसने कहा था? तो भरत मुनि ने कहा था। अपभ्रंश की रचनाओं को हम देखेंगे आगे। तो अपभ्रंश की रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है वो है पवन चरिऊ और महापुराण। पवन चरिऊ किनकी रचना है? स्वयंभू की है। और महापुराण पुष्पदंत की है। पवन चरिऊ का जो समय है वो 8वीं शती है और महापुराण का 10वीं शती है, ठीक है। पवन चरिऊ रचना है, इसमें 90 संधियां तथा 5 कांड हैं। राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है ये, और यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है, ठीक है। इसमें 90 संधियां हैं, 5 कांड हैं, राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है, ये ध्यान रखिएगा। यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है। अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य पवन चरिऊ किनका है? स्वयंभू का है और 8वीं शती की रचना है, ठीक है। आगे है महापुराण 10वीं शती, रचनाकार है पुष्पदंत। इसमें 102 संधियां हैं और 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है इसमें। इसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। और पुरानी गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ 63 महापुरुष गुणालंकार है, ये आप देखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। परवर्ती अपभ्रंश मतलब बाद के अपभ्रंश को
पुरानी हिंदी कहाँ है? पुरानी हिंदी का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। और अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा है। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा जिक्र भी किया है कि अपभ्रंश का अपना जो छंद है वो दोहा है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे के पेज पे चलते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। विद्वान है नमी साधु, मार्कंडे, याकोबी, तागरे और नामवर सिंह। नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। याकोबी मार्कंडे जो है वो भी 3 भेद माने हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड। याकोबी ने 4 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। तागरे जो है वो 3 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। और नामवर सिंह ने 2 ही भेद अपभ्रंश के माने हैं, पूर्वी और पश्चिमी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। नमी साधुओं ने 3 भेद माने, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। और मार्कंडे ने नागर, उपनागर, ब्राचड 3 भेद माने हैं। याकोबी ने 4 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। और तागरे ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी 3 भेद माने हैं और नामवर सिंह ने 2 माने हैं, पूर्वी और पश्चिमी। आगे है, डॉक्टर नामवर सिंह दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश के सिर्फ 2 ही भेद बताए हैं। तो बाकी सभी विद्वानों ने 3-4 ऐसे माने हैं और नामवर सिंह ने 2 माने। इसका कारण यहाँ पे दिया है कि ये दक्षिण अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसीलिए अपभ्रंश के 2 ही भेद बताए हैं। यहाँ पे देखिए, नागर, उपनागर, ब्राचड ऐसा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उसका अर्थ मुझे जहाँ तहाँ पे मिला था मैंने इसे जोड़ दिया है कि नागर से क्या तात्पर्य है, ये गुजरात की बोली है, मतलब गुजरात की बोली के संदर्भ में नागर शब्द का यूज है। और उपनागर राजस्थान की बोली है, ब्राचड जो है वो सिंध की बोली है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं याकोबी जो है वो अपभ्रंश के 4 भेद मानते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तो इसका जिक्र आपको कहाँ पे मिलेगा? सनत कुमार चरिऊ की भूमिका, याकोबी ने लिखा होगा। और तागरे जो है वो 3 भेद मानते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। इसका जिक्र हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में मिलेगा। ठीक है, आगे के पेज पे चलते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा की विकास की एक स्थिति माना है। इसके अनुसार 6ठी से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश और सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्री प्राकृत के बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश। मतलब इनका कहना है कि प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे अगर सौरसेनी प्राकृत है तो वो सौरसेनी अपभ्रंश हो गया होगा, अर्धमागधी प्राकृत है तो वो अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया होगा। ऐसा ये कह रहे हैं, 6ठी से 11वीं सदी तक ऐसा रहा होगा, इन्होंने ऐसा कहा है। अपभ्रंश की ध्वनियां, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण इन्होंने इस प्रकार किया है। तो अपभ्रंश की ध्वनियां अगर 10 स्वर और 30 व्यंजन को मिलाएंगे तो 40 हो रही है। ठीक है, हमने पाली में जो है वो पाली में कितना 48 ध्वनियों को देखा था पाली में, और वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियों को देखा था। ठीक है, और यहाँ पे अपभ्रंश की ध्वनियां कितनी 40, 10 स्वर और 30 व्यंजन। ये उदय नारायण तिवारी ने एक ध्वनियों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। तो अपभ्रंश का स्वर्ण काल 7वीं से 11वीं सदी के समय को किसने कहा? हरदेव बाहरी ने कहा है। आगे के पेज पे चलते हैं।
अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश जो है वो वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। और अपभ्रंश में दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन, और दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके पहले हमने देखा कि वैदिक संस्कृत में 3 वचन और 3 लिंग माने जाते हैं, और पाली में जो है वो 2 ही वचन माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन, वहाँ से द्विवचन हट जाता है। और पुल्लिंग 3 लिंग 3 थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो अपभ्रंश में आके 2 वचन रह गया, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन तो हटा ही है, साथ में लिंग में आपका नपुंसक लिंग हटा है, ठीक है। तो अपभ्रंश में 2 वचन और 2 ही लिंग है। आगे देखें, अवहट जो है वो अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। और अवहट भाषा का समय 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक निश्चित किया गया है, यानी 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। और सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि इन्होंने कहा कि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी, मतलब ये दोनों भाषाओं को जोड़ने वाला जो भाषा था वो अवहट था। सुनीति कुमार चटर्जी का ये मत है। और अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ेंगे, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो में मैं सरस्वती गोविंद पांडे पुस्तक के साथ साथ अन्य पुस्तकों से भी तथ्य जोड़कर समराइज नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। और वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इससे पहले का वीडियो जो भी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इससे आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।